द सेकेंड वीडियो ऑफ योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। तो हम लोग सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कर रहे थे। पहली वीडियो में हमने बहुत इन डेप्थ चर्चा किए थे व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। कॉमर्स के बच्चे जरूर से बोर हो गए होंगे, मुझे पता है, आप लोग सुनते नहीं हो हमारी बात, 1.25 की स्पीड में देखे होगे, ऐसा कुछ किए होगे, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मेरा ये टारगेट है। आप लोगों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हो वीडियो, इट्स वेरी गुड, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लाइव आपके सामने है नहीं तो हम देख नहीं सकते आप क्या कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ठोकना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोकना। और आज की वीडियो हम लोग चालू करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख के आइए, फिर इस वीडियो में आना, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। फर्स्ट वीडियो को मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँ चीज़ों को। तो हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है क्लासीफाइंग, तीसरा होता है समराइजिंग, चौथा होता है इंटरप्रिटेशन और पांचवा होता है कम्युनिकेशन। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, हम सिंपली बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो हम मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, हम उसको बुक में अपने रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, सेम नेचर सेम ग्रुप के आइटम्स को हम लोग एक जगह डाल देते हैं, जैसे परचेस के सारे ट्रांजेक्शन एक परचेस में, सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन सेल्स में, ऐसे फर्नीचर के सारे ट्रांजेक्शन फर्नीचर में। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। थर्ड हमने देखा था समराइजिंग। समराइजिंग मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, जिससे हमको पता चले कि पूरे साल में हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। साल जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये भी हमने देखा था। फोर्थ हमने देखा था इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब स्टडी करना, ट्रेंड्स को पढ़ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये देखना पिछले साल से इस साल कितना डेवलपमेंट है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें थी। और कम्युनिकेशन में फाइनली जो यूजर्स इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, उन लोगों के सामने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जाके पटक देना। ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग कैसे सोशल साइंस तक पहुंचा, ठीक है, कैसे अकाउंटिंग शुरू से चालू हुआ, जो कि एक अकाउंटिंग का नाम भी नहीं था उसका, और वो अकाउंटिंग का नाम लिया, फिर उसके बाद वो सोशल साइंस तक पहुंचा, वो चीज़ हमको पढ़नी है। तो इसमें ना 4 फेजेस में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट फेज होगा स्टैवर्डशिप के बारे में, सेकंड फेज होगा सेफगार्डिंग ऑफ यूजर्स के बारे में, थर्ड फेज होगा एड टू मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज योर सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है यानी सोशल साइंस जो है फोर्थ फेज है। तो फर्स्ट फेज क्या था, फर्स्ट फेज में स्टैवर्डशिप थी। भैया व्हाट डू यू मीन बाय स्टैवर्ड्स। स्टैवर्ड्स मतलब होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, फिलहाल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर रहेगी फ्यूचर में। हाँ, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी मान लो किसी को, बंदे को असाइन कर दी, गार्ड, वहाँ का गार्ड, ठीक है, बेसिकली गार्ड, और बोला भाई तू इसको रेंट पे दे सकता है। तू एक अकाउंटिंग करना कि तू रेंट में दिया, तेरे को कब रेंट रिसीव हुआ, तो अपनी कमीशन माइनस कर लेना, अपनी सैलरी माइनस कर लेना, ठीक है, और वो पूरा एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना के, ये जो रेंट का प्रोसीजर पूरी जिंदगी भर, अब जब तक तू मेरे पास एम्प्लॉयड है ना, तब तक ये जो चलेगा, ये तू मेरे को एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बना के दे देना। तो दिस इज नथिंग बट योर स्टैवर्डशिप। मैंने जो आदमी को रखा वो होता है स्टैवर्ड, और ये जो काम वो कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैवर्डशिप। तो ये स्टैवर्डशिप अकाउंटिंग के नाम से फर्स्ट फेज में अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि 15th सेंचुरी में हुआ था, 15th सेंचुरी में। लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स का ऐसा मानना है कि उन्होंने डेबिट और क्रेडिट जैसे ट्रांजेक्शन्स को 12th सेंचुरी में भी देखा था। 12th सेंचुरी में भी उनको उसका कुछ चीज़ें मिला है। व्हाट डू मीन बाय डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब होता है ये लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, ये एक अकाउंट होता है, इसका जो लेफ्ट साइड होता है ना, इसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है हम उसको क्रेडिट बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट डेबिट होता है और राइट साइड ऑफ द अकाउंट होता है क्रेडिट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है। क्रेडिट का एक और मतलब होता है, वैसे पता है, अकाउंट का राइट साइड तो क्रेडिट होता है, प्लस क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब हम उधार में कोई सामान परचेस करते हैं ना, तब भी हम क्रेडिट ही बोलते हैं। एग्जांपल तो भैया, जैसे मान लो एक दुकान है, एक दुकान है, उस दुकान में आप गए, आपने चॉकलेट परचेस की और वापस आ गए। ये देखो, ये चॉकलेट थी, ये आपने चॉकलेट परचेस की और ये आपने रुपीज़ पे किया, वापस आ गए। एक बात बताओ, ये जो दुकानदार यहाँ पर बैठा था, क्या इसने आपका नाम पूछा? बोलो ना, नाम क्यों पूछेगा भैया, क्यों पूछेगा नाम। लेकिन इन द सेम केस एक दूसरा लड़का जाता है, चॉकलेट लेके आता है, लेकिन बोलता है भैया पैसा बाद में दूंगा, पैसा मैं बाद में दूंगा। तो अब बताओ, क्या दुकानदार उसका नाम पूछेगा? हाँ पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुक्स में लिखेगा एक्स लड़के ने, एक्स बॉय ने चॉकलेट क्रेडिट में लेके गई है। क्रेडिट मतलब उधार में लेके गई है, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार में लेके जाना, ठीक है। तो एक्स एक लड़का था, उसने चॉकलेट उधार में लेके गई, तो वो आपका नाम नोट करेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है, कि जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो आपका नाम नोट करते हो, और क्रेडिट मतलब होता है उधार वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मैं तो यही चर्चा
स्टेवर्डशिप के बारे में चर्चा कर रहा था कि 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट डेटिंग बैक टू द 12th सेंचुरी, उसमें भी कुछ डेबिट और क्रेडिट जैसे ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिले थे। तो स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग वो आपका फर्स्ट फेज, ये आप ध्यान में रखना। स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग वो आपका फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज की बात करूँ तो सेकेंड फेज में फाइनली अकाउंटिंग की जो प्रॉपर आज के टाइम हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई, कैसे अकाउंटिंग को फिर देखो। अब उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। इसके बाद क्या हुआ ना, ओनरशिप, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों से हमारा उधार है, ठीक है, क्रेडिटर्स है ना, तो उन लोगों को क्या हुआ, इंटरेस्ट आने लगा कि बिजनेस कैसा ऑपरेट कर रहा है हमको जानना है, ताकि हम ये पता लगा सकें क्या ये हमारा पैसा पे बैक कर पाएंगे, क्या ये हमको इंटरेस्ट दे पाएंगे, क्या फ्यूचर में ये बिजनेस का कोई स्कोप है, ये सारी चीजें पता करने के लिए सेकंड फेज में जो अकाउंटिंग आई वो आई सेफ गार्डिंग ऑफ यूजर्स के इंटरेस्ट के बारे में, यूजर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने में। और यूजर के इंटरेस्ट कैसे सेफ गार्ड होगा, उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाएंगे, बोलेंगे देखो हमारी इतना प्रॉफिट कमाती कंपनी, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, तो वो लगाएंगे पैसा। क्रेडिटर्स उधार में सामान हमको बेचेंगे, जब वो देखेंगे हमारी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, ठीक है, सॉल्वेंसी अच्छी, तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, लिक्विडिटी अच्छी तो क्रेडिटर्स पैसा लगाएंगे। तो उस टाइम पे उन लोग क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो उनको सर्व करना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्व करना, ये हुआ हमारी सेकंड फेज की बात। देखो थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं। द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डाइवर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। देखो मैंने आपको बोला ना, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए आगे चल के, ठीक है। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोल्डेड बाय लॉ। इसके बाद तो लॉ नहीं बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी एज पर शेड्यूल से आप लोग बनाते हो कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट, है ना। तो क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें शेयर होता है, शेयर कैपिटल होता है, जो शेयर मार्केट में शेयर्स बिकते हैं ना, वो कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। तो जब उस कंपनी का मॉडल आया तब पता चला ओनरशिप और मैनेजमेंट तो अलग होगी, क्योंकि अगर आप शेयर परचेस किए हो तो आप जितने शेयर परचेस किए हो ना, आप उतने हिस्से के ओनर बन गए कंपनी के। आपने जितना शेयर परचेस किया है ना, आप उतने हिस्से के ओनर बन गए हो कंपनी के, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के आने के कारण ओनरशिप मैनेजमेंट अलग हो गए। तो आपका हक बनता है कि आप जानो कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाए वो कंपनी कैसा काम कर रही है, ठीक है। तो सेकंड फेज में इसी के बारे में चर्चा किया गया कि लॉ जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। इन्वेस्टर्स अदर बिजनेस कॉन्टैक्ट ग्रुप वांट्स टू नो अ लॉट अबाउट द बिजनेस बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। भाई इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपकी भी इच्छा होगी जानने की, जैसे शेयर मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्ट करते हो क्या, नहीं करते। अगर नहीं करते तो भाई करो, पहला रिकमेंडेशन। और दूसरी बात, अगर करोगे भी तो क्या ऐसे ही कर दोगे, किसी भी कंपनी में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 लगा दो यहाँ पर, ना बेटा ना। आप पहले स्टडी करोगे, पहले आप स्टडी करोगे। और स्टडी कैसे करोगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड फेज में वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम की, टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द कम्युनिकेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय ब्रॉड ग्रुप ऑफ यूजर्स। ब्रॉड ग्रुप ऑफ यूजर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रॉड ग्रुप ऑफ यूजर्स। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ, चलो सुनो कहाँ है ब्रॉड ग्रुप ऑफ यूजर्स। ये देखो, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये देखो कौन कौन यूजर्स होते हैं। पहले होते हैं इन्वेस्टर्स। कौन होते हैं इन्वेस्टर्स, जो आपके बिजनेस से पैसा लगाएंगे, जो आपके बिजनेस से पैसा लगाने के लिए आए हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। दे नीड इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस वेयर टू बाय होल्ड और सेल द सिक्योरिटी। क्या बोले, बाय करना है कि होल्ड करना है कि सेल करना है, ये तीन में से क्या ऑप्शन चूज करें, उसके लिए उनको काहे की जरूरत है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो इन्वेस्टर्स क्या डिसाइड करते हैं, वेदर टू बाय, टू होल्ड और टू सेल द सिक्योरिटी। और खरीदे, रोक के रखे या बेच दे, ठीक है। देखो, ऑल्दो दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस टू सर्वाइव, वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं, डिविडेंड पे करेगा कि नहीं। मैनेजमेंट एसेंशियल सेपरेटेड, हाँ फिर हो गया, बाकी सब चीज़ें तो आप लोग पढ़ लेंगे, होशियार बच्चे। दूसरा बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को भी जानना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो भी यूजर्स हैं। क्यों वो यूजर्स है, क्यों एम्प्लॉयज़ को भी जानना है। एम्प्लॉयज़ को बेटा इसलिए जानना है क्योंकि वो जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस टिकने वाला है, क्या उनकी जॉब की सिक्योरिटी है, क्या उनको सैलरी ऑन टाइम मिलेगी, क्या उनको अदर जो प्रोमिसेस मिले वो ऑन टाइम मिलेगा। वो सारी चीज़ें जानने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की देखनी पड़ती है। तो देखो, डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में कि क्या बिजनेस स्टेबल है, क्या बिजनेस आगे चलेगा, क्या एंटरप्राइज का ग्रोथ होगा, इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड, क्या वो हमको सैलरी दे पाएंगे, क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे पाएंगे, क्या अदर बेनिफिट्स हमको दे पाएंगे, क्या हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, एक्सपेंशन, ग्रोथ,
ये सारी चीज़ें हो पाएंगी एंटरप्राइज के अंदर। तो इसीलिए इंप्लॉइज भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सीधी सीधी बात यार पूरी उनकी पूरी जिंदगी 62 ईयर्स जब तक नहीं हो जाते, उनकी जब तक रिटायरमेंट केज नहीं आती तब तक इसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़े रहना है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा जानने में कि ऑर्गेनाइजेशन भाई सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इंप्लॉइज जो है वो यूजर्स है सेकंड नंबर के। थर्ड नंबर के लेंडर, जो आपको लोन देगा वो भी इंटरेस्टेड होगा। ये तो बहुत सिंपल सा रीजन है, वो लोन दे रहा है आपको, भाई रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पहले चेक करेगा ना, तो इसलिए वो भी यूजर है। फोर्थ है सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स मतलब होते हैं वो लोग जो आपको गुड्स बेचते हैं। ये देखो, ये मेरी फर्म है, ये जो आदमी है ये मेरे को रॉ मटेरियल देता है, रॉ मटेरियल, और ये मेरे को क्रेडिट में उधार में रॉ मटेरियल देता है, इसलिए ये मेरा क्रेडिटर कहलाता है, इसलिए ये मेरा क्रेडिटर कहलाता है। तो एक बात बताओ, उधार में मेरे को करोड़ों करोड़ रुपए का सामान ये बेच रहा है, टंकी पूरा पेट्रोल की टंकियाँ बेच रहा है करोड़ों करोड़ रुपए की, तो क्या ये मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करेगा कि बेटा करोड़ों रुपए का उधार में बेच रहा हूँ, कल को वापस नहीं दिया तो कंपनी बंद हो गई तो मैं तो डूब गया ना यार। तो इसलिए ये चेक करेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कि क्या आप क्रेडिट, क्या आप उधार का सामान खरीदने के बाद पे करने के लिए वो हो, तत्पर हो। कस्टमर्स क्यों चेक करेंगे, तो बहुत ज़रूरी स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज देखने के लिए, बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूस सम केमिकल्स यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई केमिकल्स ऑन 3 months क्रेडिट। इफ ऑल ऑफ अ सडन इन फेसेस सम ट्रबल एंड इज अनेबल टू सप्लाई द केमिकल, द कस्टमर विल आल्सो बी इन ट्रबल। बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई केमिकल प्रोवाइड करती है दवाई बनाने के लिए, बाई चांस मान लो क्रेडिटर जो है वो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड अप्लाई करते हैं, ड्यू टू सम रीजन ये कंपनी स्टेबल नहीं थी या कंटिन्यूटी नहीं थी या कोई ऐसा चीज़ आ गई जिस वजह से अभी कंपनी अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर पा रही है, 3 महीने की सप्लायर ऑफ केमिकल सप्लाई करना बंद कर दिया, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग भी रुक गया, तो अब कस्टमर्स क्या करें इस केस में। तो इसीलिए कस्टमर्स को भी अवेयर रहना पड़ता है। प्लस ये तो एक पॉइंट दिया, दूसरा मेरा ये पॉइंट है भाई कस्टमर्स भी तो हो सकता है बाद में एम्प्लॉय बनना चाहे, कस्टमर भी तो हो सकता है बाद में वो करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे बिजनेस में, हो सकता है कस्टमर ये देखना चाहे कि कितना प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी जितना एडवर्टाइज कर रही है उतना बिक भी रहा है कि नहीं, कि झूठ बोल रही है हमसे। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह रिव्यू वगैरह चेक करने के लिए भी कस्टमर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। गवर्नमेंट और एजेंसीज क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे भाई, टैक्स गवर्नमेंट मतलब टैक्स फाइल करने के लिए, टैक्स वैक्स चार्ज करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में चेक करना पड़ेगा ना, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। और फिर आप लोगों को एक बात मैं और बता रहा हूँ, कंपनीज एक्ट जो है वो अलग अकाउंटिंग की प्रिस्क्रिप्शन दिया, इनकम टैक्स का अपना अलग ही चलता है। सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ोगे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें देखोगे उनका अपना अलग ही सीन चलता है, और इधर कंपनीज एक्ट अपना अलग सीन चलाता है। तो इसीलिए पता है कंपनीज एक्ट से अकाउंट बनने के बाद भी टैक्स का जो वो कैलकुलेशन करना रहता है उसमें थोड़ा प्लस माइनस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, कुछ आइटम्स डेबिट से हटाना पड़ता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह ये सारी चीज़, तो वो सब चीज़ें, तो इसके लिए इनको भी ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पब्लिक किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, एंटरप्राइज की फंक्शनिंग जानने में, ताकि वो लोकल इकोनॉमिक मनी इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड देयर पैट्रोनेज टू लोकल सप्लायर, ताकि वो ये देख सके कि बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। सीधी बात बोल, सिंपल शब्दों में, वो तो एग्जांपल्स लिखा है, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बिजनेस सप्लाई सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो पब्लिक देखना चाहती है। और फाइनली मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है भाई, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, वही तो भगवान है, उन्हीं के जजमेंट पे तो पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनती है, तो इसलिए वो खुद भी इंटरेस्टेड होंगे। इज ऑल्सो इंटेंडेड वेरियस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट डिटरमाइन द इफेक्टिव ऑफ वेरियस डिसीजन फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प देम टू मेक फर्दर मैनेजमेंट डिसीजन। मेन चीज़ तो यही है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। होप्स तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, ज़रूरी था, तो हम लोगों ने वहीं पर टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ गए थे यूजर्स में। अब देखो, 2 फेज की मैंने बात कर ली है। पहला फेज था स्टेवर्डशिप, दूसरा फेज का आया यूजर्स का, और अब थर्ड फेज पे बात करते हैं। थर्ड फेज होता है एड टू मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती फाइनली अब वो मैनेजमेंट के काम आने लगी थर्ड फेज में, जिसमें मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, क्रूशियल डिसीजंस लेता है, प्लान्स पॉलिसीज फ्रेम करता है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखता है, ग्रोथ देखता है, प्रॉफिट एस्टिमेट करता है, टारगेट सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। भैया थोड़ा सांस ले लो, हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक ब्रेथ। तो मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करता है, सीधा बोलूँ तो देखो, in the third phase accounting information was generated to aid management decision making. In particular, it contributes a lot to improve the quality of management decision. This new dimension of accounting is called management accounting and it is developed in 20th century only. Management accounting इसका नाम रखा गया
एड टू मैनेजमेंट का नाम रखा गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये कब जनरेट हुआ? 20th सेंचुरी में। तो सबसे पहले 15th सेंचुरी में आया स्टेवर्डशिप, 12th सेंचुरी में डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के कुछ चीज़ें लोगों को मिली थी अकाउंटेंट्स को, और 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, किस लिए? मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। ये देखो लास्टली 4th फेज आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, जिसके अंदर इस अब देखो बिजनेस जो है वो कहाँ काम करता है? बिजनेस जो है वो सोसाइटी में काम करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है। सोसाइटी में रह के पोल्यूशन कर रहा है, चिमनी से धुआं निकलता है, सोसाइटी की नदियों में अपनी वेस्ट को बहा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो सोसाइटी में रह के कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को हार्म कर रहा है। तो उसका कुछ कर्तव्य नहीं बनता सोसाइटी के प्रति? बोलो हाँ बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेस प्राइस में प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, गाँव में जाके फैक्ट्री सेटअप करना ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये सब उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वैसे आप लोग कंपनीज एक्ट में भी पढ़ोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, मतलब कंपनी को हर साल, कुछ कंपनी को हर साल अपने प्रॉफिट का 2% CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनेट करना पड़ता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के पास। तो ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ोगे भी। ठीक है, आगे चल के CA इंटर ग्रुप 1 में। तो ये सब वो सोसाइटी के लिए करता है। ये सोसाइटी के प्रति बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो सोसाइटी को इतना हार्म करता है पॉल्यूशन से और ये सारी चीज़ों से। तो देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ फॉर्मेटिव प्रोसेस which aims at accounting for socially costs incurred by business as well as social benefits created by it. It emerges from the growing social awareness about the undesirable byproduct of economic activities. देखो, और ये चीज़ क्यों आप सोचोगे भैया पहले से क्यों नहीं आ गई? अभी क्यों? बेटा जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, हम लोग होशियार होते गए, हम लोग लिटरेट होते गए। पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, आपको पता होगा। तो हम लोगों के अंदर ना अवेयरनेस आने लगी, और ये अवेयरनेस आने लगी तो हम लोग बिजनेस वालों से डिमांड करने लगे, आप लोग इतना हमको हार्म करते हो, एक ढंग का प्रोडक्ट भी नहीं दे सकते सस्ते में। ठीक है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे सकते, हमारी हेल्प नहीं कर सकते। हम लोग हैं तो आप हो, नहीं तो आप नहीं हो। हम नहीं खरीदेंगे तो आप खत्म हो जाओगे। तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और बिजनेस को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहाँ था मैं? हाँ, लाइक पोल्यूशन। देखो पोल्यूशन एग्जाम्पल, रिसोर्सेज ऑफ ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब देयरफॉर it is demanded from that the accounting system should produce a report measuring the social cost incurred and social benefit generated. social cost incurred मतलब होता है पोल्यूशन वगैरह, और social benefit मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट वगैरह। ठीक है, social cost मतलब होता है पोल्यूशन, ये देखो, और social benefit मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट वगैरह। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कंक्लूजन में बोल सकता हूँ सो अकाउंटिंग इज अ ट्रीटेड एज सोशल साइंस। तो अकाउंटिंग को फाइनली सोशल साइंस की तरह ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया गया फाइनली। ठीक है, MCQ पैटर्न में ये क्वेश्चन आते थे, अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द फेजेस, 4 फेजेस है ना ऑफ अकाउंटिंग। तो इसीलिए पढ़ा दिया मैं इतना डेप्थ में आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा मैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? देखो, फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब an event which is measured in terms of money is a transaction. Yes, you are right. तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन करना। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स इज बुक कीपिंग। ठीक है, दिस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन लेटर ऑन क्लासिफाइड एंड समराइज। बाद में इसको क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। सेल्स वाले सेल्स में जाओ, परचेज वाले परचेज जाओ, फर्नीचर वाले फर्नीचर जाओ, रोहित वाले रोहित जाओ। फर्स्ट वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन। और फाइनली समराइज किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, लॉजिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो पहली बात, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है। दूसरा है एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट एसरटेन करना, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो पता लगाना। क्योंकि अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो तुक्का कैसे मार सकते हो? प्रॉफिट हुआ कि लॉस, रिकॉर्ड्स होने चाहिए ना प्रॉपर। तो वो हम लोग को रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और रिजल्ट्स का मतलब है प्रॉफिट और लॉस बताना, और आज बिजनेस की पोजीशन कितनी वो बताना, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, ये दो चीज़। तो देखो, accountant prepare profit and loss account to know the result of the business operation for a particular period of time. It revenue exceed the expenses that the business earning profit is the expenses। देखो बोल रहा है अगर रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? इनकम बोल लो, देसी भाषा में इनकम बोल लो। इनकम और एक्सपेंडिचर
देसी भाषा में खर्चे बोल लो, खर्चा, ठीक है। अगर इनकम जो रही, इनकम मान लो 100, खर्चा 50, 50 बचा, क्या हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा। यही वो बोल रहा है, इफ रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर देन देयर इज अ प्रॉफिट एंड इफ एक्सपेंडिचर मान लो 100 है, रेवेन्यू 50 है, तो -50 आ गया, दिस इज व्हाट, लॉस। अगर इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू देन देयर इज अ लॉस, बस वो यही बता रहा है। तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी, पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइजिंग करेंगे, फिर पता चलेगी रिजल्ट। तो ये हुआ दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा होगा एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी बैलेंस शीट। अगर आप रिकॉर्ड्स करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे, आपको पता रहेगा आज की डेट में आपके कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है। भैया डेटर बोल दिए, अब बताना पड़ेगा डेटर का मतलब, डेटर क्रेडिटर बोलो। क्रेडिटर तो मतलब पता है, सामान उधार में लेते हैं तो उसको बाद में पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर होता है। अगर हम सामान उधार में बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर। उसको बोलेंगे डेटर, क्योंकि अब वो हमको बाद में पैसा देगा। देखो सिंपल, मेरे को अगर बाद में किसी को पैसा देना है जिससे मैं उधारी में खरीदा हूँ, वो मेरा क्रेडिटर है। अगर मैं कुछ सामान उधार में बेच दिया और मेरे को बाद में उस बंदे से पैसा मिलेगा तो वो मेरा डेटर है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है वो हमको बताता है आज मेरे पास कितने डेटर, आज मेरे पास कितने क्रेडिटर, मेरी एसेट कितने की। एसेट मतलब होता है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मशीन हो गया, मेरा प्लांट हो गया, मेरी बिल्डिंग हो गई, मेरा फर्नीचर हो गया, मेरे एसेट्स हो गए जो मैं मेरा स्टॉक हो गया जो मैं बेचने लगा, सब कुछ मेरा एसेट होता है, मेरी प्रॉपर्टी। एसेट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। मेरे पास आज कितनी प्रॉपर्टी, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी मतलब उधार। क्रेडिट मतलब होता है उधार, लायबिलिटी मतलब जो होता है उधार। लायबिलिटी मतलब टोटल उधार और क्रेडिट मतलब सिर्फ वो क्रेडिटर वाला उधार, ठीक है। और लायबिलिटी के अंदर आपका लोन्स आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा, इन्वेस्टर्स जो आपके ऊपर पैसा लगाए, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो वो जैसे कैपिटल होता है, कैपिटल का मतलब बताना पड़ेगा। चलो कैपिटल के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, कैपिटल बहुत ईजी सा टर्म है, ठीक है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो आज के डेट में ये सारी चीज़ें मेरे पास कितनी है, उसकी पोजीशन कितनी है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू कम हो गई होगी। वैल्यू कम होने को भी एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द मैं अभी बिल्कुल नहीं बोलने वाला, बिल्कुल नहीं। साइंस स्टूडेंट वाले बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा अभी वो शब्द। तो ये सारी चीज़ें मेरी पोजीशन आज के डेट में बिजनेस में क्या है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है, ये बैलेंस शीट। तो बिजनेस में इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बट ऑल्सो wanted to know the liability to the outsider and asset on a certain date, मतलब liability और asset भी वो जानना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो बैलेंस शीट बनाता है। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब भाई ये तो भैया मैं हम लोग सुन के पक गया, शुरू से बहुत बता चुके हैं, साइंस वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे समझ में आ गया कि फाइनली इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमको कम्युनिकेट करना है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, वेरियस स्टेक होल्डर मतलब होता है यूजर्स, ठीक है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि हमको उनको बताना है कि बिजनेस में क्या तिगड़म चल रही है। और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी मतलब होती है, दो टाइप की सॉल्वेंसीज होती है, एक होती है लिक्विडिटी पोजीशन और एक होती है सॉल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब होता है शॉर्ट टर्म में आप अपनी कितनी लायबिलिटीज पे कर सकते हो, शॉर्ट टर्म छोटे समय में आप अपनी कितनी लायबिलिटीज पे कर सकते हो, वो होता है आपका लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब होता है लॉन्ग टर्म में आप अपनी कितनी लायबिलिटी पे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल 2 साल में आप अपना लोन पे कर सकते हो कि नहीं, वो होता है सॉल्वेंसी पोजीशन। और लिक्विडिटी पोजीशन होती है कि 1-2 महीने में 3-4 महीने में आप अपने कितना पैसा, कितनी लायबिलिटीज आप पे कर सकते हो। तो वो पोजीशन को भी चेक करने के लिए हेल्प करता है कौन, आपका अकाउंटिंग। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग थे, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग देख लो, जहाँ छोड़ता हूँ वहीं से चालू करता हूँ। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरी लाइव क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे ज़रूर पढ़ाने वाला था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक